सभी को नमस्ते। और आज पुनः इस राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय सत्र में आप सभी का स्वागत है, प्यारे प्यारे बच्चे। और बड़े धैर्य के साथ और धीरज के साथ संपूर्ण सेशंस में बच्चों ने प्रतिभागिता की और जानकारी भी एकत्रित की और उसे अपने जीवन में उतारेंगे भी। ऐसे ही कुछ संकल्पों के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर आरती सक्सेना मैम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन देहरादून से, और जो एक और विषय लेकर स्वच्छता एवं प्रजनन स्वास्थ्य। अगर हम पूर्व दिवसों में नज़र डालें तो अगर आप रिमाइंड करेंगे तो हमने किशोरों के स्वास्थ्य, मादक द्रव्य, सड़क सुरक्षा जैसे अन्य संवेदनशील विषयों पर यहाँ पे वार्तालाप किया और संचेतना यहाँ पे के लिए बातचीत की गई। और मैं मैम का स्वागत करती हूँ पूरे विभाग की ओर से कि हर विभाग के अपने कार्य दायित्व होते हैं और एक बड़ा अच्छा संयोजन है ये शिक्षा का और स्वास्थ्य का कि हम मिलके बच्चों के लिए काम करें, उन बच्चों के लिए जो हमारे राष्ट्र का भविष्य है। वो शिक्षित तो हों बट उससे पहले वो स्वस्थ हों और उनकी जीवन शैली इस तरीके से हो कि वो जो आसपास हमारी चीजें हैं उनसे प्रभावित ना होते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाएं और अपने विकास में लगाएं। तो मैं मैम से निवेदन करती हूँ और ये सत्र सौंपती हूँ आरती मैम को। और बच्चों से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि आपके लिए ही ये प्रोग्राम है, तो आप इसे सुने और समझें और आपको जहाँ लगे कि हमें पूछने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, तो आप प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं। आपकी अपनी समस्या या आपके आसपास किसी की समस्या हो, आप उस पे भी बात कर सकते हैं। आप हेल्दी रहेंगे तो आप विकास कर पाएंगे और अपनी समस्याओं से जूझ पाएंगे। ये स्टेमिना भी आप में होना चाहिए। और मैं ये सत्र मैम के हवाले करती हूँ और आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे। तो स्वागत मैम पुनः आपका। नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर अरिता सक्सेना। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्य करती हूं और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है कि मैं आपसे किस विषय में बात करूं, तो वो विषय है हाइजीन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, या हम कहें स्वच्छता और प्रजनन स्वास्थ्य। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम उस पर स्टार्ट करते हैं और प्रश्नोत्तर आप लोग नोट करते जाइए अगर कुछ इश्यूज आते हैं, जिसको हम अपनी पीपीटी खत्म होने के बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उनका स्वास्थ्य बच गया या सुरक्षित रहा, पर उसके बारे में सोचा नहीं कि हाँ ऐसा करूंगा तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। लंच टाइम खत्म हो चुका होगा सबका, हाथ धोए होंगे लंच करने से पहले, लंच करने के बाद, तो वो भी। तो जो इस सेशन को हम हैंडल करना चाहते हैं वो हम इसी के ऊपर करना चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकली रोजमर्रा की आदतों से अपनी हेल्थ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। छोटी सी भी आदतें जो आप डेवलप करते हैं उनका एक लंबा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, उनका असर होता है जो हमारे आने वाले जीवन के ऊपर भी दिखता है। एक कारण है कि किसी भी चीजों की शुरुआत अगर हम अच्छी आदतों की करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो हमारी इस आयु से या कम आयु से या बचपन वाली आयु से ही शुरू हो जाए, ताकि वो हमारे अंदर मेंटेन्ड रहे। तो अगर मैं एडोलेसेंट की, किशोरावस्था की बात करूं, तो हम सारे के सारे जानते हैं कि वो 10 से 19 साल की आयु होती है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि वो एक बड़ा ही बदलाव वाला समय होता है। हमारे शारीरिक बदलाव होते हैं, मानसिक बदलाव होते हैं, सोशल चेंजेस भी हमारे आते हैं। इस पीरियड में हमारे अंदर सेक्सुअल चेंजेस भी आते हैं, मैच्योरिटी डेवलप होती है। हमारे अंदर अपनी खुद की आइडेंटिटी के लिए एक फीलिंग आती है कि अब मैं क्या हूँ। अभी तक तो मैं अपनी मम्मी की बच्ची थी, पर अब मैं खुद क्या हूँ, ऐसी क्या स्किल मैंने अपने अंदर डेवलप करी। ब्रेन डेवलपमेंट का बात अगर मैं करूं, दिमागी विकास की, तो मुख्य विकास तो हमारा 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, पर क्योंकि इस समय शरीर बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन डेवलपमेंट भी चेंज हो रहा होता है, जो कि अर्ली 20s तक यानी कि एडोलेसेंट यानी किशोरावस्था में कंटिन्यू करता है।
तो ये समय सबसे उपयुक्त रहता है उन आदतों को डेवलप करने के लिए जो आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें और जीवन भर आपके साथ चले। तो अगर आप अपने ही शरीर को अच्छी तरीके से समझेंगे तो आप अपने शरीर के लिए अच्छी चीजें चुन पाएंगे। आपका बॉडी, आप लोग सब 11वीं कक्षा के हो, तो आप मुझे बताओ कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो 3-4 साल पहले अपने को जैसा महसूस करते थे, आज वैसा महसूस नहीं करते? कोई हाथ उठा के बताना चाहेगा इसमें? हाँ जी, बोलिए बच्चा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए बच्चा। आपने जो भी सवाल पूछा मैं उसका कुछ जवाब देना चाहती हूँ, क्या मैं दे सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बेटा। मैंने देखा कि मैं जब 9th में थी तो मेरी शारीरिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी और मेरी हाइट भी बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो जब मैं 11th में आई हूँ तो मेरी हाइट भी इम्प्रूव हुई और मुझे कुछ शारीरिक ये भी था कि सब चीज़ इम्प्रूव हो गया थोड़ा। है ना? ठीक है, थैंक यू बेटा। तो ये चीज क्या दिख रही है, और ये आप सब लोगों के साथ हो रहा होगा, हालांकि ये बच्ची ने आंसर किया, बट ये हम सबके साथ होता है। चेंजेस आते रहते हैं इस पूरी किशोरावस्था के दौरान। वो चेंजेस आपके फिजिकल यानी शारीरिक रूप से भी होते हैं, इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। जो पहले आप बहुत अनसर्टेन होते हैं, बहुत ही यंगर एडोलेसेंट एज में 10 से 14 साल में कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या डिपेंडेंस लूं भी तो किससे लूं, किससे राय लूं, क्या पूछूं, इसमें आपके थॉट प्रोसेस धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने शुरू होते हैं। सोशल चेंजेस भी आते हैं, कल वो बच्ची अच्छी लगती थी, आज ये नहीं है, आज मैं इससे दोस्ती करती हूँ, इस तरह से। तो मेरे कहने का मतलब ये था, ये प्रश्न इसलिए उठाया गया था कि मैं ये कह सकूं कि आपका शरीर तो बहुत जल्दी से बदलाव ला रहा है, लेकिन जो आपकी आदतें हैं जो बनेंगी या आप बनाओगे, वही डिसाइड करेंगी कि आपके फ्यूचर में हेल्थ कैसा रहेगी। हेल्थ केवल ओल्ड एज में या एडल्ट एज में चिंता करने का विषय नहीं है। हेल्थ एक ऐसा विषय है, स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम जिस भी आयु के हों, हमें उस आयु में ही उसके बारे में विचार करना चाहिए, और उसको हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। पहले मैं बात करती हूँ पर्सनल हाइजीन की। तो एक बात बताइए, हाइजीन क्या सिर्फ साफ दिखने के बारे में है या स्वस्थ रहने के बारे में है? हाइजीन इज बेसिकली वो प्रिवेंशन है, एक तरीके का बचाव है आपका बीमारियों से, सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। इसका एक सबसे सीधा एग्जाम्पल यही है कि अगर हमें जर्म्स दिखाई नहीं देते, पर इसका ये मतलब नहीं कि जर्म्स है नहीं। जर्म्स दिखाई नहीं दे रहे, पर उनके जो इफेक्ट्स होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो हमें बहुत साफ सुथरे तरीके से दिखाई देती हैं। इसीलिए पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने शरीर की, अपने आसपास की एनवायरनमेंट की देखभाल करना, साफ रखना, स्वच्छ रखना, ये सारी चीजें आपके पर्सनल हाइजीन में आती हैं। मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ये कॉमन डेफिनेशन है जो हम लोग यूज करते हैं पर्सनल हाइजीन की। अच्छे स्वास्थ्य को बरकरार रखना कैसे? अपने शरीर को स्वच्छ रखे और अपने आसपास की एनवायरनमेंट को भी स्वच्छ रखे। मान लीजिए मैं रोज नहाती हूँ, रोज धोती हूँ, रोज अपने को वॉश करती हूँ, सोप यूज करती हूँ, शैम्पू यूज करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेडशीट चेंज नहीं करती, ना मैं अपना पिलो कवर चेंज करती हूँ। महीने में एक बार कभी करती हूँ, मान लीजिए मुझे उसे धोने में आलस आता है या जो भी कुछ, तो क्या मैं हाइजीन मेंटेन कर रही हूँ? क्या होगा इसका जवाब, कोई बताएगा? कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देती हूँ। बता रहे? हाँ, जीजीआईसी ऋषिकेश से कोई बताएगा? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चा, बताइए। मैम नो, इसका मैम जो इसका आंसर है वो नो है। यस, इसका आंसर नो है, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं रख रही, तो मैं कितना भी साफ सुथरा रह रही हूँ, पर अल्टीमेटली मुझे बीमारियां हो जाएंगी, मैं इन्फेक्टेड हो जाऊंगी। ठीक है? तो पर्सनल हाइजीन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि अब आप समझ गए कि पर्सनल का मतलब अपना बॉडी भी है और अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी है। तो सबसे पहले आता है हमारा हैंड हाइजीन। आपको सबको पता है कोरोना टाइम पे इसके ऊपर कितना ज्यादा ध्यान दिया गया, और हम सब इसके लिए अवेयर भी हुए। हम ऑलरेडी स्वास्थ्य विभाग में इस चीज को देखते हैं, क्योंकि केवल हैंड हाइजीन को फॉलो करने से ही बीमारियां जो आपस में फैल रही होती हैं वो 90% तक कम हो जाती हैं। तो हैंड हाइजीन का मतलब मेनली आता है आपके हाथों को साफ सुथरा रखना, साबुन का प्रयोग करके उन हाथों को नियमित रूप से धोना। ठीक है?
इसके अलावा बॉडी हाइजीन पे मैं आती हूँ, तो एक सबसे कॉमन चीज है उसमें जो हम सब रोज ही करते होंगे, नहाना, बाथ लेते होंगे। हेयर वॉश डेली नहीं भी करते होंगे तो वीक में 1 या 2 बार तो कर ही लेते होंगे। ओरल हाइजीन की मैं बात करूं तो इसमें हमारा ब्रशिंग आता है। कोई मुझे बताइए हमें कितनी बार ब्रश करना चाहिए? हेलो, हाँ बताइए बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ठीक है, कब कब? एक सुबह के टाइम जब हम उठते हैं और सोने से पहले। ठीक है, अब इतना बताया बेटा, ये भी बताओ मुझे कि टूथपेस्ट कितना लगाना चाहिए ब्रश में? जितनी हमें आवश्यकता हो। डिप्लोमेटिक आंसर। ओके, ठीक है, ये चीज अभी क्लियर कई जगह पे नहीं होती है, मैं इसे ठीक कर देती हूँ और बता देती हूँ कि जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, वो हमें एक मटर के दाने के बराबर लगाना चाहिए ब्रश में। उतना ही हमारे लिए, हमारी टीथ को साफ रखने के लिए, दांतों को साफ रखने के लिए सफिशिएंट होता है। साथ में जब आप ब्रश करते हो तो आपके दांतों को साफ करने का जो मूवमेंट होता है वो साइडवेज नहीं होता है, अप एंड डाउन होता है। साइडवेज करेंगे तो वो वहीं के वहीं जो भी चीजें होंगी जर्म्स वो अंदर ही फंसे रह जाएंगे। जब आप उनको जेंटली अप एंड डाउन ब्रशिंग मूवमेंट में करेंगे तभी वो बाहर निकलेंगे। और इसी के साथ मैं एक चीज और ऐड करती हूँ कि जो पावर ऑफ 2 है, 2 बार आपने ब्रश किया, 2 मिनट के लिए ब्रश किया, हर ब्रशिंग टाइम आपका 2 मिनट्स का होना चाहिए। तो ये आई आपकी ओरल केयर की बात। मैंने एक और चीज लिखी हुई है जो आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, फीट यानी पैर। जब हम लोग नहाते हैं तो हम, ठीक है, हाथ तो हम अपने फ्रीक्वेंटली वॉश करते ही हैं और अपने को बात भी देते रहते हैं। कितने ऐसे बच्चे होंगे आप में से जो अपनी पैर को बहुत अच्छे से साफ रखते होंगे? साफ रखने का मतलब उंगलियों के बीच में भी अच्छे से साबुन वगैरह लगा के सफाई करते हैं नहाते समय। हाथ उठा रहे हैं, करते हैं इसलिए हाथ उठा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ये करना ही चाहिए। इसके बिना आपके फीट एक्चुअली कभी भी क्लीन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें मैंने मान ली, आप करते हो, हैंड हाइजीन अपना फॉलो करते हो, बात करते हो, ओरल केयर लेते हो। जो आपको अब पता चल गया कि मुझे टूथपेस्ट भी मटर के दाने के बराबर लेना है, 2 मिनट तक ब्रश करना है, ऊपर नीचे करना है। एक कफ और स्नीज एटिकेट भी होता है। एटिकेट का मतलब ये कि अगर हम पब्लिक एरिया में हैं, लोगों के बीच में हैं, तो खांसने का तो आप सबको पता है कि खांसते समय हमें मुंह पे या तो हाथ रख लेना है या कोई रुमाल या इस तरह की कोई चीज रख लेनी है। और छींकते समय क्या करना है? छींकते समय भी हमें यही सब कुछ करना है। लेकिन अगर मेरे पास रुमाल नहीं है, कुछ भी नहीं है जहां मैं कवर कर सकूं अपने को, तब मुझे क्या करना चाहिए? उस केस में आपकी ये जो एल्बो होती है ना, उस एल्बो को आगे रख के, इस एल्बो को ऐसे रखते हुए आप यहाँ पर खांसोगे और छींकोगे, अगर आपके पास हैंकी अवेलेबल नहीं है तो। ये इसलिए मैं यूज नहीं करती हूँ और कोई भी यूज नहीं करने की एडवाइस देगा। जब मैं इसमें खांसूंगी और छींकूंगी, या तो मैं अपने हाथ तुरंत वॉश कर लूं। अगर मैंने ये हाथ गलती से भी यहाँ रख दिए टेबल पे या किसी भी जगह, तो वो इमीडिएटली फिर एक और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाएंगे, वो आगे और इन्फेक्शन फैलाएंगे। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आइदर हम हैंकीज रखें, नहीं रखें, कभी ऐसा मौका आ गया तो ये हमारा एल्बो है जिसमें हमने खांस भी लिया और छींक भी लिया, इसको हम इजिली फिर कहीं भी हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वॉश हम ऑब्वियसली करेंगे ही। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप टेबल पे भी हाथ रखते हो और आपने इस एल्बो के अंदर आपने खांसा या छींका, तो आप कभी भी हाथ को उल्टा करके नहीं रख रहे हो ना टेबल पे, तो किसी भी कांटेक्ट में, वो सरफेस में कांटेक्ट में नहीं आ रहा, मतलब वो आगे इन्फेक्शन स्प्रेड करने के काम में आपके नहीं आ रहा है। तो ये जो हाइजीन हमारे होते हैं, एनवायरमेंटल हाइजीन, अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना, अपने बिस्तर को साफ रखना, तकिया को साफ रखना, अपने कमरे को साफ रखना, जहां आप बैठते हैं उस जगह के आसपास सफाई रखना, ये सारी चीजें आपके इन्फेक्शंस को रोकती हैं। ज्यादातर इन्फेक्शंस हमारे जो हैं वो नेग्लेक्ट से ही स्प्रेड होते हैं कि अरे छोड़ो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, एक छींक ही तो है, एक खांसी ही तो है, कोई बात नहीं, एक बार हाथ नहीं धोया, बट डिजीज उसके थ्रू ही स्प्रेड होता है। तो ये हमारी पर्सनल हाइजीन की प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमें करनी होती हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाने की कोशिश की कि डिजीजेस, अगर हम प्रॉपर पर्सनल हाइजीन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। सबसे पहले पैर वारे को लेते हैं। अगर आपने अपने पैरों के बीच में नियमित रूप से सफाई नहीं करी
और या आपने सफाई करी, आपने वॉश भी किया, साबुन भी लगाया, पर आपने उसको ठीक से ड्राई नहीं किया, सुखाया नहीं, तो सबसे पहले क्या होगा, आप बच्चे जूते मोजे पहन के आते हो स्कूल में, सबसे पहले उस नमी की वजह से आपके पैरों में इस तरीके का फंगल इन्फेक्शन होगा, खुजली होगी, रेड भी हो सकता है ना? तो जहाँ हाइजीन में साफ सफाई से धोना है, वहीं उसके बाद उसको अच्छे से पोंछना और ड्राई करना भी है स्किन को, ठीक है? अगर मैं बालों वाली फोटो दिखाऊं, सब पहचान गए होंगे, ये निट्स हैं, ठीक है? आपके हेड में जो लाइस या जुएं जिसे हम कहते हैं, उनके बच्चे जिसे कहते हैं, वो हैं लीखें जिसे कहा जाता है। रेगुलर हेड वॉशिंग से, क्लियर करने से गंदगी नहीं रहेगी बालों में, तो निट्स कभी भी उसमें इजीली डेवलप नहीं हो पाते हैं। तीसरा पिक जो आप सबसे ऊपर देख रहे हो, वो आपके हाथ का है। स्केबीज नाम की ये बीमारी होती है जिसमें शरीर में बहुत खुजली होती है, खासतौर पे रात को, और ये इस तरह के निशान हाथों पे, हथेली पे, हथेली और मतलब रिस्ट कहना चाहिए मुझे, और उंगलियों के बीच में बनते हैं। सिर्फ एक बाथिंग ऐसा तरीका है जिससे कि ये चीज आपको कम कैच करेगी, ये बीमारी आपको कम कैच करेगी। तो ये आपकी पर्सनल हाइजीन से संबंधित कुछ चीजें थी जो हमने डिस्कस करी। कुछ चीजें आपको ऑलरेडी इसमें से पता होंगी और कुछ चीजें आप लोगों ने सीख ली होंगी। कुछ डाउट्स होंगे तो अभी हम इनको ले लेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनल हाइजीन की, आप अभी तक समझ ही गए होंगे, हम बराबर इसको डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज तो आप बीमारियों से बचते हैं, इन्फेक्शन से बचते हैं, ठीक है? और जब हम हाइजीनिक होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो अपने आप ही हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी सेल्फ एस्टीम बूस्ट कर जाती है, हम खुद ही अच्छा महसूस करते हैं, और इसीलिए जो हम बोलते हैं या जो हम करते हैं उसमें उस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल इंटरेक्शंस अच्छे हो जाते हैं। जैसे मैं ओरल हाइजीन की बात कर रही थी, अगर हमने ठीक से ब्रश नहीं किया या किसी के मुंह से स्मेल आ रही है, तो क्या हम कभी उसके पास बैठना चाहते हैं? या वो बच्चा बोल भी रहा होता है या कोई बड़ा भी बोल रहा होता है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं कि भाई ये मेरी तरफ मुंह करके नहीं बोले, या मैं ही दूसरी तरफ मुंह कर लेता हूँ। प्राइवेट पार्ट्स में अगर हम हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के रिस्क बहुत कम होते हैं। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। इनफैक्ट आप ये समझ गए कि पर्सनल हाइजीन की इंपॉर्टेंस यही है कि वो आपके ओवरऑल हेल्थ में, वेलबींग में, स्वास्थ्य को मेंटेन रखने में कितनी हेल्प करता है। सो नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य जिसको हम कहते हैं। क्या है ये प्रजनन स्वास्थ्य? बेसिकली अगर हम हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य का मतलब है कि हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां पर हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सोशल रूप से बहुत अच्छे से स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ठीक महसूस हो रहा है। यही चीज जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, अपने प्रजनन सिस्टम पे लगाते हैं, तो वो चीज हमारी बन जाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप लोग अपने बॉडी के बारे में अगर कभी कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो या आपको कुछ डाउट्स होते हैं अपनी, अच्छा, अगर हम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या हम अपने बॉडी में डेवलप हो रहे चेंजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप कौन से सोर्स से लेते हो? जो र्यूमर्स हो रहे होते हैं कि मेरी सहेली ने ये कहा क्योंकि उसकी सहेली ने ये कहा क्योंकि उसकी दीदी ने ये कहा था, या फिर आपके कोई रिलायबल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपके टीचर्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके अपने फैमिली मेंबर्स हो गए जो आपको गाइड कर सकें, जो उस चीज से गुजर चुके हैं। ऑब्वियसली हम रिलायबल सोर्स की ही बात मानेंगे, क्योंकि उस एक छोटी सी बात को मानने और समझने से ही हमारी बॉडी के लिए हमारा पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ बीमारी ना होने की स्थिति नहीं है, ये आपके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की भी स्थिति है। इस पे हम इतना ज्यादा ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि अगर आपको सही जानकारी है तो डर खत्म होता है सबसे पहले तो, और गलतियां या मिस्टेक्स जिसे हम कहते हैं वो भी हमारी खत्म होती हैं। कई बार जो बीमारियां नहीं भी होती हैं हम उन्हें बीमारी समझ लेते हैं, और कई बार जो दिक्कतें शुरुआत हो रही होती हैं, जो बीमारियां कर सकती हैं आगे चल के, उनको भी हमें लगता है कि कोई बात नहीं है, तो रोजमर्रा की चीजें चलती रहती है। वो चीजें आपकी बहुत कम हो सकती हैं अगर आपके पास उन चीजों के लिए नॉलेज है। तो प्यूबर्टी यानी कि जो आपके किशोरावस्था के बदलाव हैं, उनके समय पर ही आप अगर समझ जाएं कि आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपके प्रजनन स्वास्थ्य के लिए आपके जो अंग हैं शरीर के वो कौन कौन से हैं, और उनको सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए आपकी अच्छी प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं। अगर आप इस अवस्था में, अपनी इस एडोलेसेंट अवस्था में अगर आप ये समझ गए, तो ये आगे आपको लाइफ लॉन्ग इसमें सिर्फ हेल्प मिलेगी, नुकसान तो कभी होगा नहीं, बल्कि बहुत सारी समस्याएं जो जिनसे लोग जूझते रहते हैं कि मुझे ये परेशानी है और कब से चल रही है, उन सारी चीजों से आप बच पाएंगे।
ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा टच करूंगी क्योंकि आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं। प्यूबर्टी चेंजेस जो हमारे आते हैं, प्यूबर्टी आप लोग समझ गए ना? सारे लोग अगर समझ रहे हैं प्यूबर्टी का मतलब तो प्लीज हाथ उठाइए। ओके, एक स्कूल से, दूसरे स्कूल से नहीं उठाए क्या? सारे लोग हाथ उठा रहे हैं? नहीं तो मैं टच कर देती हूँ। ओके, मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्यूबर्टी चाहे गर्ल्स में हो चाहे बॉयज में, वो एक ऐसा टाइम है जब आपका शरीर बदलाव आना शुरू होता है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में हार्मोनल चेंज, बॉडी में जो ब्रेन हमारा है वो सिग्नल्स भेज चुका होता है और हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस शुरू हो चुके होते हैं। जो हमारे बच्चे वाली स्थिति थी उनके कंपैरिजन में अब हमारे बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसपे हम आगे चल के हम अपनी एडल्ट लाइफ में हम जिन पे मैच्योर करते हैं। तो वो जो चेंजिंग पीरियड होता है, जब शुरुआत होता है, उस टाइम को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। तो अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो प्यूबर्टी में सबसे पहले चीजें आती हैं जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये सारी चीजें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफ्यूजन भी नहीं है। बॉडी हेयर ग्रो करना शुरू होते हैं, ठीक है, एक्जिला में यानी बगल में और प्राइवेट पार्ट्स पे। मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी शुरू होती है, पहली बार होती है तो हम उसे मिनार्की के नाम से बुलाते हैं। आपकी बॉडी शेप चेंज होती है, ठीक है, जो आपका 10-11 साल से पहले वाली जो बॉडी शेप रही होगी, जो यूजुअली गर्ल्स और बॉयज की एक जैसी होती है, वो अब चेंज होनी शुरू हो जाती है। गर्ल्स का यूजुअली हिप पोर्शन थोड़ा वाइड हो जाता है। प्लस साथ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है कि हमारे जो स्किन के जो ग्लैंड्स हैं उनमें हमारे पसीना और तेल, ऑयल जिसे हम कहते हैं, वो ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू होता है, सीबम जिसे हम कहते हैं। इसीलिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बच्चों में कभी भी किसी को एक्ने, क्या कहेंगे उसको हिंदी में आप, मुहासे नहीं, एक्ने को क्या कहते हो आप लोग, फुंसियां या चेहरे पे इस तरह की चीजें, दाने, जो बचपन में कभी भी नहीं होते लेकिन आपके एडोलेसेंस शुरू होने के बाद ही आते हैं, ये चेंजेस आते हैं। लेकिन फिर एक बात है कि हर किसी में एक बराबर चेंजेस नहीं आते। अगर आप लोग एक क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप लोग लगभग एक एज ग्रुप के होगे, एक एज कोहॉर्ट के होगे, लेकिन आप लोग सारे के सारे सेम एज ग्रुप के नहीं होगे कि हर कोई 16 इयर्स 3 मंथ्स और 2 डेज का हो, ऐसा नहीं होगा। सारे लोगों का एज डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसी तरीके से जो हमारे चेंज होने की एज आती है, जो हमारे चेंजेस आते हैं, वो भी हर बच्चे के लिए अलग अलग टाइम होता है। हो सकता है किसी बच्चे में ये चेंज जल्दी शुरू हो जाए, 11-12 साल की उम्र पे ही आ जाए, और हो सकता है कि किसी बच्चे में बहुत ही लेट शुरू हो और 14 साल की उम्र में भी आए। कभी कभी बच्चों में जो काफी कमजोर भी होते हैं स्वास्थ्य से, उनमें ये चेंज और भी लेट देखे जाते हैं, 15 या 16 साल की उम्र में। तो आप अलग अलग पेस पे डेवलप कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ गलत है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये वैसे ही है जैसे मैंने आप लोगों को बर्थ का एग्जाम्पल लेके समझाया। ठीक है, तो प्यूबर्टल चेंजेस आप समझ गए। प्यूबर्टल चेंजेस का एक हमारा बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, या आप कहते हैं पीरियड्स आना, या आप कहते हैं साइकिल आना, है ना, ये चीजें। इसमें एक खास चीज ये होती है कि इसमें हमें हाइजीन का मैनेजमेंट यानी साफ सफाई का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इस समय अगर हमने हाइजीन को मेंटेन नहीं किया तो इन्फेक्शन हमें बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि मेंस्ट्रुएशन या साइकिल आना या माहवारी आना एक बिल्कुल ही नॉर्मल नेचुरल शरीर का प्रोसेस है। वो ये दिखाता है कि आपका शरीर उसी ऑर्डर में ग्रो कर रहा है जिस ऑर्डर में उसे करना चाहिए था, मतलब कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है या कुछ गलत नहीं है। तो जब एक ये नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया का असर पहले तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा इसकी वजह से स्कूल ना आए या कोई बच्चा इसकी वजह से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ना करे, खेल प्रतियोगिता या खेल की चीजों में भाग ना ले। तो हम इस हाइजीन को मेंटेन करते कैसे हैं जब हम मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे करते हैं? सबसे पहले तो हम जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो पैड्स होते हैं, वो हमारे क्लीन और सेफ होने चाहिए। ठीक है, दूसरी सबसे जरूरी बात, आप सबने देखा होगा कि शुरू के दिनों में तो माहवारी में अच्छा खासा फ्लो होता है, लेकिन लास्ट के दिनों तक आते आते माहवारी का फ्लो कम हो जाता है। माहवारी का फ्लो कम हो या माहवारी का फ्लो ज्यादा हो, दोनों स्थिति में आपको 4 से 6 घंटे में अपना पैड चेंज कर लेना चाहिए।
अगर आपकी ब्लीडिंग कम भी हो रही है और आपने पैड लंबे समय के बाद चेंज किया कि मुझे तो इतना ब्लीडिंग हुई नहीं, मेरा पैड भी अभी साफ जैसा ही दिख रहा है, बस थोड़े बहुत ही चीजें हैं और मैं इसको थोड़ी देर बाद बदलती हूँ, तो इस तरह के पैड में उस कलेक्टेड जो आपका ब्लड और ये चीजें आती हैं जो एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, उनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। जो आप लोगों में से कुछ ने डेफिनेटली देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि अगर लंबे समय तक हमने एक ही पैड को यूज कर लिया तो उसके बाद हमारे को अपने प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग वगैरह यानी खुजली होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली चेंजिंग 4 से 6 घंटे में आपको करनी ही करनी है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो शायद आप लोग करते होंगे, मैं फिर भी इस पे ध्यान दे देती हूँ कि आपको चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद दोनों बार हाथ धोना है। और तीसरी चीज कि इसको अगर आप डिस्पोज कर रहे हो या हटा रहे हो तो आपको इसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है। खास तौर पे घरों में जब आप इसे हटाते हो तो आप इसे किसी न्यूज़पेपर या किसी चीज में अलग से रैप करके रखिए, ताकि जब हमारे जो वेस्ट होती है उसकी सॉर्टिंग होती है तो इस प्रोडक्ट को अलग से हटाकर उसको मैनेज किया जा सके। अगर मैं मेंस्ट्रुएशन की बात कर रही हूँ हाइजीन की, तो ये कोई लग्जरी वाली चीज नहीं है कि चलो कुछ ही लोगों को होती है या कुछ लोग ही लेंगे जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ये बहुत ही एक बेसिक स्वास्थ्य वाली जानकारी है और बिल्कुल बेसिक हेल्थ केयर है जो हम में से सबको फॉलो करनी है। मैं अगर प्रोडक्ट्स के ऊपर आऊं कि हम प्रोडक्ट्स कौन सा यूज करते हैं, तो क्या ज्यादा जरूरी है, क्या ज्यादा अच्छा है, बेस्ट प्रोडक्ट वो है जो सबसे महंगा आ रहा है या वो जिसको हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? इसको मैं खुद ही आंसर करती हूँ। वो है जो हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो साफ है और जिसे हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही चीज कंफर्म हो। अगर आप कॉस्टली भी लेके आओ पर आपने उसको सही तरह से यूज नहीं किया तो वो आपके लिए बेकार है। तो यूजुअली जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो सब सैनिटरी पैड्स ही होते हैं, जिनको जो आपके मेंटेन किए गए होते हैं हाइजीन के लिए, जिनको आप यूजुअली आराम से लगा सकते हो। उनके पीछे स्टिकी टेप्स भी होते हैं। टैम्पून्स किसी किसी जगह यूज होते हैं, वो एक इंसर्टिंग डिवाइस होती है जो आपके ब्लड को थोड़े टाइम के लिए एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन उनको बार बार चेंज करना पड़ता है। रीयूजेबल की अगर मैं बात करूँ, ये तो वो है जिनको आपने एक बार इस्तेमाल करके हटा दिया। दोबारा इस्तेमाल करने का जो हमारे रूरल एरियाज में काफी ज्यादा कॉमन था कुछ टाइम पहले, वो ये था कि कपड़ा, और कपड़े के अंदर रुई या इस तरह का कुछ लगाकर, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा बढ़ जाए। तो इसमें एक समस्या ये आ जाती है कि वो कपड़ा जो इस्तेमाल होता है वो कपड़ा बहुत अच्छे से धुला और साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे किसी नवजात शिशु को अगर आप कोई कपड़े पहनाते हो तो वो कपड़े डेटॉल से धुले हुए, अच्छे से धूप में सिखाए हुए और फिर ढंग से रखे हुए होते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि किसी जगह कोई पुराने कपड़ों की पोटली बंदी रखी है और उनमें मुझे आज पैड लगाने के लिए उस कपड़े की जरूरत है तो मैंने वहां से उठाया और वहां से लगा लिया। ऐसा करने का मतलब है बीमारियों को खुद बुलावा देना, क्योंकि फीमेल प्राइवेट पार्ट्स आर वेरी सेंसिटिव। तुरंत इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है कि वो जल्दी जाता भी नहीं है। तो किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं और आप क्या यूज कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। सफाई इसमें कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज आप समझ गए। मेंस्ट्रुअल कप्स भी कुछ जगह शहरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके लिए भी ट्रेन करना पड़ता है, पर इनको भी हमें हटाकर फिर इनको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। ये रियूजेबल होते हैं, बट मोस्टली जो हम कॉमनली सारे लोग यूज करते हैं वो सैनिटरी पैड्स ही होते हैं, जिनके लिए हमें मेन हाइजीन वही है कि हमने चेंज भी किया हर बार और हमने 4 से 6 घंटे में बदला और हमने अपने हाथ वगैरह भी वॉश किए। कुछ मेंस्ट्रुअल मिथ्स हैं हमारी जो आई एम श्योर आप लोगों के यहाँ भी होंगी, मेरे टाइम में तो बहुत सारी थी। एक मिथ ये है कि आपके जब पीरियड्स चल रहे होते हैं तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ये मिथ है, ये तो मैंने पहले से ही बता दिया। तो आप में से कोई एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं ये कोई बताएगा मुझे? ओके, आप लोग हाथ उठा रहे हैं, इसका मतलब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं। ओके, गुड गुड। फिर एक बहुत पुरानी एक वो थी कि सबको ये लगता था कि मेंस्ट्रुएशन या ये हमारा पीरियड का टाइम बहुत ही गंदा टाइम है। ये भी एक मिथ है, ये हमारे बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है जो कंटिन्यू करता है। एक मिथ हमारी ये थी जो आज भी चल रही है कई लोगों के साथ कि हम पीरियड्स के टाइम पे हेड को वॉश नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना इसके कोई कारण है ना इसका कोई रीजन है, आप ये कर सकते हो। और ये मैंने सबसे नीचे लिखा है जिसको लेकर सबको बहुत कंफ्यूजन होता है कि हर किसी की साइकिल 28 दिन की होती है या एक ही महीने की होती है। ये डाउट बहुत ज्यादा होता है लोगों को, क्योंकि कई बार ये भी कहते हैं बच्चे
कि उसकी तो मेरी दोस्त है, उसकी तो टाइम पे आ जाती है, लेकिन मेरी हमेशा 1 हफ्ता लेट आती है। ये जो साइकिल का टाइम होता है बच्चों, ये 21 से 35 दिन तक के बीच में वेरी कर सकता है। वो साइकिल आपकी तब तक नॉर्मल है जब तक आपको हर बार उतने ही टाइम पे आ रही है। अगर आपको हर बार 35 डेज पे आ रही है तो इट इज़ परफेक्टली ओके, वो आपकी नॉर्मल साइकिल है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर किसी की 30 में आ रही है तो आपकी भी 30 में ही आए। अगर आपकी 28 में आ रही है तो इवन दैट इज़ ओके। 26 में आ रही है तो वो भी चल जाएगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि एक बार साइकिल तो इतने दिन की आई, लेकिन अगली साइकिल मेरी ज़्यादा लंबी चल गई या फिर कई दिनों बाद आई। इसका मेन कारण ये सिस्टम हमारा इतना सेंसिटिव होता है कि हम ज़रा-सा भी सोचते हैं या चिंता करते हैं या किसी बारे में परेशान होते हैं, तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले अफ़ेक्ट होती है। या तो लंबे समय तक खिंच जाएगी, या देर में आएगी, या जल्दी-जल्दी आती रहेगी, या कभी-कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम टाइम में कि रुकी ही नहीं। 1-1, 2-2 दिन रुकते-रुकते ब्लीडिंग होती ही रही पूरे महीने। तो वो बिल्कुल नॉर्मल है स्ट्रेस वाली कंडीशन में। पर अगर आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं और फिर भी नॉर्मल डेज़ में कोई चेंजेज़ आ रहे हैं, तो आप इसके लिए हमेशा अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाकर बात कर सकते हैं। जेनाइटल हाइजीन की अगर मैं बात करूँ, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ही एक हिस्सा है, हम अपने बॉडी के सारे पार्ट्स को वॉश करते हैं। अभी-अभी हमारी बात हुई थी ना कि हम बात कर रहे हैं, हमने फीट भी वॉश किया। तो ये जो प्राइवेट पार्ट है हमारा, यानी जेनाइटल एरियाज़, ये हमारे बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जिनको हमें क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपना चेहरा रोज़ धोते हैं, हाथ रोज़ धोते हैं, तो हम अपने बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी रोज़ एक बार तो एटलीस्ट धोएँगे ही ना, ये चीज़ है। क्या इम्पोर्टेंट है इसके लिए? हम इसको यूजुअली प्लेन वाटर से वॉश करते हैं। सोप्स को हम अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमारे जेनाइटल पार्ट्स के इनर लाइनिंग में, अंदर की लेयर्स में सोप लगा तो उससे आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी। अगर आप इतना कॉन्शियसली वॉश कर सकते हो कि आपने सिर्फ बाहर के पार्ट पे सोप लगाया तो दैट इज़ परफेक्टली ओके। स्किन है किसी भी और तरह से, और कई बार ऐसा है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड वगैरह लगा होता है तो गंदगी भी बहुत हो जाती है। सोप लगाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट इनर लाइनिंग में लगाने में सोप अगर आप लगाते हो तो उसमें आपको बर्निंग हो सकती है, तो थोड़ा-सा कॉशियस होके लगाइए। फ्रंट टू बैक हम हमेशा क्लीन करते हैं, बैक टू फ्रंट कभी नहीं करते हैं, वरना वो बैक टू फ्रंट आपका इन्फेक्शंस का कॉज़ हो जाएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या इस तरह की चीज़ें जो आपकी ऐसे बैक्टीरिया को लेकर आएँगी जो नॉर्मली उस सोर्स में पाए नहीं जा सकते। अगर हम अंडरवियर्स की बात करें तो कॉटन हम इसीलिए प्रेफ़र करते हैं ताकि ब्रीथेबिलिटी रहती है, फैब्रिक सॉफ्ट भी रहता है, फैब्रिक ब्रीथेबल भी रहता है। डेली चेंज करना है, ये आप समझते ही हैं अपने यूजीज़ को, और टाइट या सिंथेटिक कपड़े हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर इसमें भी, ये भी हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरह है, स्वेटिंग इसमें भी होती है, वेटनेस इसमें भी होती है, कभी भी आप वॉश करके आते हो, अगर वो कॉटन नहीं होता और सिंथेटिक होता है या वहाँ पे गीलापन बना रहता है, तो उसकी वजह से आपके जेनाइटल एरियाज में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, तो अब आपको रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शंस की, जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हम बात कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शंस ही होते हैं कि सफ़ेद पानी आने लग गया, या मुझे खुजली होती रहती है हर समय, या मेरा प्राइवेट पार्ट हमेशा रेड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका बॉडी है। अगर इस तरह का कभी कोई इन्फेक्शन होता है तो ये आपका बॉडी है जो आपको सिग्नल भेज रहा है। आपको इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, इसको आपको इमीडिएटली जाकर कंसल्ट करना है। होने से ही हम कैसे रोक सकते हैं? अगर आपने अपने प्राइवेट पार्ट का यानी जेनाइटल एरिया का हाइजीन अच्छे से मेंटेन किया है, टॉयलेट्स आपके क्लीन रहते हैं, आप अपने प्राइवेट पार्ट को टू यूरिनेशन के या इसके फीसेस उसके बाद आप साफ करते हो, सफाई रखते हो, पर्सनल आइटम्स आप शेयर नहीं करते, और लास्ट में जो मैंने पहले बोला था कि अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह की दिक्कतें मिल रही हैं, आपका बॉडी कोई भी वार्निंग सिग्नल्स भेज रहा है कि नहीं मेरे डेली तो रेड नहीं होता था, आज रेड क्यों हो रहा है? मुझे तो कभी खुजली नहीं होती थी, अचानक से मुझे खुजली क्यों शुरू हो गई? अगर इस तरह की कोई दिक्कतें आती हैं तो तुरंत उनके लिए मेडिकल हेल्प लेना। एक बड़ा पार्ट है, नॉट एग्जैक्टली अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लेकिन ये आपके एडोलेसेंट ग्रोथ का ही पार्ट है कि इसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात है कि हम कंसेंट, यानी कि आप बोलें कि किसी चीज़ को हाँ या ना बोलने की क्षमता, और बाउंड्रीज, यानी कि ये मेरी सीमा रेखा है, इसके आगे मैं किसी को इस चीज़ पे अलाउ नहीं करती, इनको हम समझें। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका बॉडी, आपको समझना होगा कि आपकी ओनरशिप है, आपका अपना खुद का है। किसी चीज़ पे ना कहना है तो वो आपका राइट है। इसी तरह से अगर कोई दूसरा अगर हमें किसी चीज़ के लिए ना कह रहा है तो हमें उसकी बाउंड्री को भी रिस्पेक्ट करना है।
और अगर आपको किसी भी समय किसी चीज को लेकर अनकंफर्टेबल लगता है तो उसके बारे में आपको अपने जो आपके एडल्ट्स हैं आपको उनके बारे में उनसे इसके बारे में डिस्कस करना है। जो भी आपके एडल्ट्स होंगे जहां पर भी आपका एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ होगा जिस पे आप विश्वास कर सकते होंगे और उनसे अपनी सारी बातें कर सकते होंगे। ये एक बड़ी अच्छी सी और एक कॉमन सी बात है जो मुझे कुछ दिनों पहले किसी और ने भी बताई। हम इसे यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं लेकिन शायद हम इसे आपस में कहना भूल जाते हैं। आप लोग सोशल मीडिया वगैरह पे भी बहुत एक्टिव रहते हो या आपस में बातचीत भी करते हो, लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करती हूँ कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे ये कह रहा है कि इस बात को अपने मम्मी पापा को मत बताना या इस बात को किसी को भी मत बताना या हम अपनी ये बातचीत सीक्रेट रखते हैं, तो वो सबसे पहले आपके लिए एक रेड फ्लैग होना चाहिए। वो आपके लिए सबसे बड़ी खतरे की चीज घंटी बज सकती है। उस तरह की चीजों में आप सबसे पहले पीछे हट जाइए। वही आपकी कंसेंट है कि आप उस तरह की चीजों को अग्री नहीं कर रहे। यही आपकी बाउंड्री है कि नहीं, जहां पर आपको कोई चीज छुपा कर रखने की बात कही जा रही है आप उस चीज पे अग्री नहीं कर रहे। ये आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपको हेल्थी रिलेशनशिप्स, क्योंकि अब आप धीरे धीरे अपनी फ्यूचर लाइफ में एंटर करेंगे, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर भी बातचीत हो वो ओपन होनी चाहिए, ऑनेस्ट यानी सच्चाई के साथ होनी चाहिए, पर्सनल बाउंड्रीज की, आपकी भी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और अगले पर्सन की भी, और एक दूसरे की ग्रोथ को भी सपोर्ट करना है। ठीक है। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, तो एक एनीमिया बीमारी आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी, और अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, खून की कमी जो ये होती है, ये हमारे एडोलेसेंट एज ग्रुप में ही सबसे ज्यादा देखी जा रही है। हालांकि इसके लिए आपको एक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम जो चलता है, आपको हफ्ते में एक दिन मंडे को नीली गोली खिलाई भी जा रही होगी। उसके बाद भी हमें एनीमिया मिल रहा है। सबसे पहले तो इसमें खान पान की जरूरत है कि आयरन रिच फ्रूट्स जो आपके होते हैं, जैसे गुड़ हो गया, चना हो गया, पालक हो गई, इस तरह की आपकी सब्जियां हो गई, ये सारी, चुकंदर हो गया, ये सारी अगर आप नियमित रूप से अपनी डाइट में लेंगे तो एनीमिया यानी खून की कमी बिल्कुल नहीं होगी। कैल्शियम उसी तरह से आप सब समझते हैं कि कितना ज्यादा जरूरी है आप लोगों की बोन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आपकी बढ़ती हुई एज है। इस समय न्यूट्रिशन में कमी होने का मतलब है आगे तक की जो आपकी हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ना। प्रोटीन्स अच्छे से लेने चाहिए। अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आपको पता है नॉन वेजिटेरियन फूड होता है। जो नहीं लेना चाहता वो वेजिटेरियन भी इजीली ले सकता है। पनीर वगैरह आप सब खाते ही हैं, हरी सब्जियां आप लोग सब खाते ही हैं। पानी अच्छे से पीना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए। ये सारी हमारी कुछ बेसिक चीजें हैं न्यूट्रिशन की, जो हम काफी पहले से स्टार्ट कर रहे होते हैं, लेकिन समहाउ एडोलेसेंस में आकर हमारे को एक चीज होती है कि चलो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं या कुछ नया ट्राई करते हैं, या कई बार उस फूड के लिए हमारी जो डिसलाइक होती है उसे हम एक्सप्रेस कर देते हैं कि हमें ये नहीं खाना। बट अल्टीमेटली वो अफेक्ट तो हमारी अपनी हेल्थ को ही करती है, किसी दूसरे पर्सन की नहीं। ये साइंस एंड सिम्टम्स है आपके कैल्शियम डेफिशिएंसी के, कि आपको कितनी दिक्कतें आएंगी, टूथ में डीके होना शुरू होगा, नेल्स में दिक्कत होगी, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं जाऊं, आपने मिनरल्स आपके कम हुए जो हमें सारी हरी सब्जियों से मिल जाते हैं आराम से। हमारी वैरायटी ऑफ फूड जिसे हम कहते हैं, हमारी थाली कलर्ड होनी चाहिए। मिनरल की कमी से भी आपको मैग्नीशियम वगैरह से जॉइंट पेन होते हैं। हेयर फॉल बहुत कॉमन समस्या रहती है जो होती है। वेट गेन भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है, मसल क्रैम्पिंग हो सकती है। ये सारी चीजें आपको मिनरल डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत सुनी होगी, आजकल बहुत चल रही है, सब लोग टेस्ट भी कराते हैं। सबसे ज्यादा ऐसे ही शुरू होती है, जोड़ों में दर्द होना, उठने के बैठने के बाद सडनली खड़े होने में पीठ में दर्द होना, इस तरह की चीजें। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इस समय एडोलेसेंट्स में ही विटामिन डी सबसे कम पता चल रहा है। अगर मैं टेस्टिंग भी करा रही हूँ तो उसमें विटामिन डी की रिपोर्टिंग एडल्ट्स में तो कम आ ही रही है, पर बच्चों में भी काफी कम आ रही है। B1 की डेफिशिएंसी है, जो आपको दिख रहा है कि हार्ट के ऊपर, लंग के ऊपर, आपके स्टमक के ऊपर यानी पाचन तंत्र, और आपके ब्रेन के ऊपर भी कैसे इफेक्ट डालता है। एनीमिया सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा सिम्टम्स वाला। आप देख रहे हो इसमें कि अगर हम नॉर्मल ब्लड देखते हैं तो उसमें लाल ब्लड वाली कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स कितनी ज्यादा हैं, लेकिन एनीमिया में क्या है कि कलर तो रेड है लेकिन एक्चुअली उसमें रेड ब्लड सेल्स बहुत कम है। तो इसमें आप देखिए कि आपको कितनी सारी दिक्कतें एनीमिया होने से आ सकती हैं, अलग अलग लेवल तक। सर में दर्द सबसे कॉमन समस्या होती है एनीमिया में, लेकिन हम इसे बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। नींद ना आना, ये भी कभी कभी देखा जाता है। सांस फूलना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सीवियर एनीमिया में चले गए हो तो होगा ही। थकान सबसे पहला साइन है।
जब आपको रूटीन काम करने में थकान लगने लगे तो आप समझिए कि कोई ना कोई दिक्कत है और जिसके लिए आपको दिखाना जरूरी है। डिजीनेस, चक्कर आना, ध्यान लगाने में मुश्किल होना, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, जो आपकी पढ़ाई को और आपकी ग्रेड्स को भी अफेक्ट करेगी। स्किन का पेल होना, ये तो खैर खून की बहुत ही ज्यादा कमी में होता है कि भाई जिसे कहते हैं लोग हाँ आजकल तो तुम्हारा रंग साफ हो गया है, वो एक्चुअली साफ नहीं होता है, लेकिन वो खून की कमी हो गई होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो एनीमिया में हमें यूजुअली दिख जाती हैं। पर बात वहीं की वहीं है, जो आप समझो कि जिस समय आपका बॉडी माइनर सिग्नल्स भी आपको देना शुरू करता है कि पहले तो मैं 100 मीटर में आराम से दौड़ लेती थी, पर अब तो मैं 50 मीटर में मेरी सांस फूल जा रही है, या मुझे थकान महसूस हो रही है, या पहले मैं मेरा रूटीन तो वैसा ही है, क्लासेस भी उतनी ही हो रही हैं, पढ़ भी मैं उतनी आ ही रही हूँ, पर अब जब मैं स्कूल से घर आती हूँ तो मैं बहुत थका हुआ महसूस करती हूँ। ये सारे आपके वार्निंग सिग्नल्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ऐसा कुछ होता है तो आपको तुरंत कंसल्ट करना है, तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी है। फिजिकल एक्टिविटी की बात करूं, इसको मैं मेंस्ट्रुएशन से यानी पीरियड से भी लिंक करूंगी थोड़ा सा। 8 to 10 आवर्स की स्लीप जब आप लेते हो तो आपका दिमाग फ्रेश भी होता है, आप तरोताजा होते हो, सही सोच पाते हो। रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप ले रहे होते हो, एक्सरसाइज में कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं जो हमें अच्छा फील कराते हैं, फील गुड कराते हैं, इसीलिए एक्सरसाइज हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कहा गया है। बॉडी ऑर्डर, जो हमारे कई सारे चेंजेस एडोलेसेंस में आ रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी और रेस्ट से हमारी इन चीजों में थोड़ा सा चेंज आता है। मेडिकल हेल्प कब लेनी चाहिए आपको, जो मैंने पहले ही बताया था कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हम बात करें, कोई भी अनयूजुअल डिस्चार्ज यानी कि कोई भी द्रव्य ऐसा है जो आपके प्राइवेट पार्ट से जेनाइटल एरिया से निकल रहा है, येलो, व्हाइट, रेड, एनी कलर, ग्रीन भी इवन किसी किसी बीमारी में, तुरंत संपर्क कीजिए, सलाह लीजिए। किसी तरह की स्मेल आनी शुरू हुई है जो पहले नहीं आती थी, अचानक खुजली होनी शुरू हो गई। पीरियड की बात मैं करूं तो बहुत ज्यादा दर्द रहता है जो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, या बहुत हैवी ब्लीडिंग है, हर महीने ब्लीडिंग हो रही है, 10-10 दिन तक चल रही है और बहुत हैवी हो रही है, कंसल्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो ब्लीडिंग खून की कमी में बदल जाएगी। 2 से 3 साल हो गए मुझे माहवारी शुरू हुए, लेकिन अभी भी बहुत इरेगुलर है। इरेगुलर मुझे पता ही नहीं होता कि कब पीरियड आएगा, 3-4 महीने बाद भी आ जाता है, कभी बिल्कुल महीने महीने पे आ जाता है, इस तरह की स्थिति है। डेफिनेटली हार्मोनल इम्बैलेंस है, आगे चल के दिक्कत कर सकता है। एक बार राय लेने में और दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, जरूर कंसल्ट करिए। बॉडी चेंजेस को लेकर अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हो और आपको कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे आप घर में इस बारे में आराम से पूछ पाओ, उस चीज को लेकर भी आप मेडिकल हेल्प के लिए जा सकते हैं। ज्यादातर हॉस्पिटल्स में काउंसलर्स, एडोलेसेंट काउंसलर्स होते हैं। एडोलेसेंट काउंसलर इन द सेंस कि वो सीनियर पर्सन होते हैं, लेकिन उन्हें स्पेसिफिकली एडोलेसेंट प्रोग्राम्स के लिए रखा होता है, और वो आपको इसके ऊपर बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि क्या चीज नॉर्मल और नेचुरल है और आप उसको कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। अगर आपकी पेन के लिए तो मैं स्पेशली बोलती हूँ कि अगर आपकी एक खास सहेली है जिसको बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे कि कोई बात नहीं, दर्द है, छुपा के रखो, किसी को बताना नहीं, या उसको बोलोगे कि हाँ नहीं नहीं तुम्हें किसी को दिखाना चाहिए? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि किसी को दिखाना चाहिए। क्यों छुपा के रखेगा कोई अपने दर्द को, और क्यों छुपा के रखना है दर्द को? या दर्द कोई हमारा बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है जो होते रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होने का मतलब ही है कि हमारी हेल्थ में कुछ ठीक नहीं है। सो प्रॉब्लम्स को इग्नोर बिल्कुल मत करिए, चलते रहेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, ये एटीट्यूड कभी मत लीजिए। कभी इससे सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन अगर आप अर्ली हेल्प सीख करोगे तो उससे वो डेफिनेटली सॉर्ट हो जाएंगी। सपोर्ट की इस समय जरूरत रहती है, क्योंकि हमें कई तरह से हम एक पूरी तरीके से हम मैच्योर नहीं हुए होते, जैसे कि बड़े लोग होते हैं, तो हमें चेंजेस भी चाहिए होते हैं, हमें पता भी करना होता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पे हमें राय भी चाहिए होते हैं। आपके पेरेंट्स होते हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, आपकी टीचर्स हैं, आपके स्कूल में काउंसलर्स होते हैं। इसके अलावा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं जो आपके स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स में चल रहे हैं, और इसमें आपके स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स बनाए गए हैं। हर स्कूल में एक मेल और एक फीमेल टीचर स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर है, जो इन सारे आपके जो विषय हैं इनके बारे में आपसे बात करने के लिए पूर्णतः ट्रेंड है। कोई भी आपको समस्या हो, प्राइवेसी में बात करना चाहते हैं, ठीक है, मैं भी समझती हूँ कि आप सबके सामने अपनी बात नहीं रखना चाहेंगे, तो आप आराम से जाइए और उनको अकेले में अपनी बातें बताइए।
अगर आपको इसके अलावा भी हेल्प चाहिए तो हमारे एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सेंटर्स हैं स्वास्थ्य विभाग में, जो आपके सारे जिला अस्पतालों, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उप जिला अस्पताल और सीएचसीज में भी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में। इनके पास अगर आप जाएंगे तो इनका अपना एक सेपरेट रूम यूजुअली होता है, या आपको ये प्राइवेसी का माहौल देते हैं जहां पर आप आराम से अपनी समस्या लेके जा सकते हो, उनसे राय ले सकते हो, और अगर वो समस्या ऐसी है जिसमें आपको इलाज की जरूरत है तो ये आपको वहां पर भी कंसर्न डिपार्टमेंट पे ले जाकर ट्रीटमेंट कराएंगे। और सबसे जरूरी बात यह है बच्चों कि कभी भी क्वेश्चन पूछने में हिचकिए मत। जिस समय आपने सोचा कि मुझे अब कोई सवाल नहीं पूछना, ये जैसा है मुझे वैसा ही एक्सेप्ट करना है, उसी समय आपके साथ दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। बस मैम लास्ट स्लाइड है, खत्म हो गया। सो थैंक यू एवरीवन, सुनने के लिए, समझने के लिए आई होप। और मैं इसमें फिर वही लास्ट बात कहूंगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। एक रीजन है कि किशोरावस्था को हमारी एक डेवलपमेंटल एज कहा जाता है, इसीलिए इन्फॉर्म्ड रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू। तो एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे हमने आज वार्ता की, और मैं धन्यवाद दूंगी मैम आपका। और जितनी भी मैम ने जो जो नंबर्स बताए, और जो प्रोग्राम मैंने परसों के प्रोग्राम में भी ये कहा था कि हेल्थ डिपार्टमेंट से आपके यहाँ टीम्स आती होंगी जो मेडिसिन या चेकअप आपका करती होंगी। कल ही हमने इस पे बात की थी, तो उस बात को भी मैम ने बिल्कुल क्लियर कहा। और हर जनपद में जो है इस तरीके के प्रोग्राम हेल्थ डिपार्टमेंट से भी आयोजित किए जाते हैं। तो आपकी हेल्थ से कोई भी संबंधित प्रॉब्लम हो तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा बेटा कि अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, और आपके साथ में भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको भी प्रेरित करें कि आप अपना चेकअप कराइए या अपने आप को दिखाइए। कोई बच्चा सुस्त है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, या उसके अलावा भी उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो ये जानने की कोशिश करिए कि कोई उसको फिजिकली इशू तो नहीं है, या इसके अलावा भी अगर उसको मानसिक तनाव है या कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी चिकित्सक और बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो विद्यालय पे इस तरीके के वर्क भी करती हैं। तो बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का कि आप लोगों ने चीज़ों को सुना, समझा, बट आपको अब क्या करना है कि आपको उसका प्रयोग भी करना है। जो यहाँ पे बातचीत हुई और जो मैम के द्वारा यहाँ बचाया गया, तो आप उसके आधार पे आप अपने मैम से पूछ भी सकते हैं, और कोई आए तो बेहिचक होकर बात करिए और बताइए, क्योंकि बात करने से ही समस्या का समाधान होता है। जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसकी माँ उसे दूध भी नहीं पिलाती है। तो बिना परेशानी को बताए कैसे हम समाधान तक पहुंच सकते हैं। तो आप लोग जरूर बातचीत करिए अपने टीचर से, मम्मी से, पापा से, बेहिचक होके अपनी चीजों को रखिए। और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आप लोगों ने इतने ध्यान से सब सुना, और पुनः आपका धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत। और आदरणीय मैम का भी धन्यवाद कि अपने समय से मैम ने ये पूरा समय निकाल के एक यहाँ पे सबका जो है वो जागरूक करने का काम किया और समस्याओं का समाधान किया। तो थैंक यू। इसी के साथ धन्यवाद सभी का, और कल हम लोग पुनः मिलेंगे 11 बजे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम और थैंक यू।